गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है आपके एनसीईआरटी में। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है बच्चा? बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है, मॉलिक्यूल्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि उन कंपोनेंट्स की, उन मॉलिक्यूल्स की हमें स्टडी करनी है जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चा, अब इसमें पता है हम लोगों को ना सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हम लोगों को स्टडी करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमें जो टॉपिक इसमें स्टडी करना है बच्चा, ठीक है, वो है आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, कार्बन, हाइड्रेट्स यानी कि प्लस हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो आपका एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O होल वाई। आपको पता होगा आपका C6H12O6 सबसे बेसिक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज, जिसका नाम होता है बच्चा ग्लूकोज। ठीक है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन होता है आपके इस फॉर्मूले का, वो इसी फॉर्मूले से डिज़ाइन होता है, दैट इज CxH2O होल वाई। ठीक है, इससे आपका ये डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है बच्चा, अब चलो देखो इसमें हमें ना कुछ टाइप्स पढ़ने हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, जैसे कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स यहाँ पे स्टडी करने हैं बच्चा, वो हैं आपके मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जो कि आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि वो एक बेसिक चेन जिसे आप और ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज़ योर मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स एक वो सिंगल चेन, ठीक है, जिसे आप और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दैट इज़ मोनोसैकेराइड। मतलब कि वो सबसे छोटी यूनिट हो गई आपकी जिसका आप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपके कॉमन बेसिक एग्जांपल्स जो होते हैं आपके, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये होते हैं आपके बेसिक मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब आते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो सैकेराइड्स यानी कि वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो 2 या 10 यानी कि 2 से लेके 10 तक की जब मोनोसैकेराइड की यूनिट्स को आप ज्वाइन कर देते हो, जब 2 से लेके 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और हाइड्रोलाइज करने पर आपको वापस से वो मिल जाए, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, इसका जो सबसे बेसिक आपका जो ये एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? आपका सुक्रोज, जिसका हाइड्रोलाइज करने पर आपको एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो सुक्रोज वो ओलिगोसैकेराइड की यूनिट है जिसको हाइड्रोलाइज करने से आपको 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिल जाती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है? जहाँ पे 2 या 10 यानी कि 2 से लेके 10 तक की जब मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको मिल जाती हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको मिलती हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि आपके सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब। ठीक है ना, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद आपको क्या स्टडी करना है? इसके बाद आपको स्टडी करना है आपके ग्लूकोज के बारे में, आपकी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्लूकोज की प्रिपरेशन सीखनी है, कैसे आप एक सुक्रोज की यूनिट से जब उसका हाइड्रोलाइज करते हो, अभी मैंने ऊपर थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया, ये केमिकल रिएक्शन है। जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको एक यूनिट ग्लूकोज की मिलती है और सेकंड यूनिट आपको फ्रक्टोज की मिलती है। ठीक है ना, तो दोनों का सेम फॉर्मूला होता है तो आपको ये मिल जाता है। इसके बाद आपका स्टार्च या फिर सेलुलोज को भी जब n नंबर ऑफ चेन्स को आप n नंबर ऑफ टाइम्स हाइड्रोलाइज करते हो तो भी आपको n नंबर ऑफ यूनिट्स ग्लूकोज की मिल जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला वैसे यही है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ये वाला जो नीचे आपको पूरा का पूरा दे रखा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चा? आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आता ही आता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो कि मिला था, जो क्या मिला था, C6H12 जो फॉर्मूला मिला था ग्लूकोज का, इसके लिए स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन किया गया। तो स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ इन केमिकल रिएक्शन से किया गया था, काफ़ी रिसर्च हुई थी।
ठीक है। जैसे कि पहले क्या पता चला कि सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया था, उसके बाद इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की रिएक्शन करवाई गई थी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो क्या पाया गया कि जो आपके ग्लूकोज का जो ये फॉर्मूला है ना, ये एक स्ट्रेट चेन है। क्या पाया गया कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो एक स्ट्रेट चेन है, क्योंकि वो एन हेक्सेन का फॉर्मूला बन के आया, यानी कि एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर बन के आया, तो पता चला कि वो एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो पता है क्या मिला, यहाँ पे एक ऑक्साइम मिला। ऑक्साइम कब मिलता है, जब यहाँ पे जो आपका कार्बन था वो एक कार्बोनिल ग्रुप था। क्या पता चला कि जो कार्बन है आपके इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में वो एक कार्बन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया तो हमने इसे लिख दिया, अदरवाइज ये थोड़ी पता चला था हम लोगों को सिर्फ ये पता चला था। ठीक है, एक और रिएक्शन करके रीवेरीफाई किया गया कि जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराई गई तो साइनोहाइड्रिन बना, जो भी कब रिएक्शन करता है, कब बनता है, जब यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी कि कोई भी CO ग्रुप होता है, उस केस में ऐसा होता है। आप चैप्टर पढ़ के आ चुके हो एल्डिहाइड, तो आपको ये बहुत अच्छे से आता है बच्चा। ठीक है, इसके बाद ठीक है बच्चा, इसके बाद हमने रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो क्या पाया गया कि जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो जो कार्बोनिल ग्रुप था ना वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने के बाद वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब आपका रिएक्टेंट में क्या हो, एल्डिहाइड हो। यानी कि क्या पता चल गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप आपको मिला था वो क्या था, कार्बोनिल ग्रुप आपका एल्डिहाइड था। क्या था बच्चा, एल्डिहाइड था। यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था, ये पता चला। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन कराई गई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो उससे क्या पता चला कि एक कार्बन तो आपका एल्डिहाइड है, ये तो पता चल चुका था। लेकिन बाकी जो 5 कार्बन थे ना, टोटल आपके 6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन आपका एल्डिहाइड निकला। जो बाकी 5 जो बाकी 5 कार्बन थे वो क्या थे, आपके प्राइमरी कार्बन्स थे। क्या थे वो, प्राइमरी कार्बन्स थे, यानी कि वहाँ पर OH ग्रुप जो थे वो 5 OH ग्रुप लगे हुए थे। प्राइमरी का इसके बाद हुआ था। वैसे यहाँ पे क्या पता चला था कि इन 5 कार्बन के ऊपर आपके 5 OH लगे हुए हैं, यानी कि हर कार्बन के पास एक एक OH है, ये पता चला था। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन करके देखी गई थी उससे ये पता चला था बच्चा कि जब ऑक्सीडेशन किया गया तो पता चला कि जो ये 5 कार्बन के पास एक एक अल्कोहलिक ग्रुप था, OH था, वो कौन से थे, वो प्राइमरी अल्कोहल्स थे। ऑक्सीडेशन से ये पता चला। ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हो तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चा। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपके ग्लूकोज का डिज़ाइन हुआ, पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का डिज़ाइन हुआ बच्चा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वेंशन थी, डिस्कवरी थी, जिससे पता चला। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि आपका जो ग्लूकोज है उसका ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता था। अब स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी क्यों है, स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी इसलिए होता है बच्चा क्योंकि उससे ही हम फर्दर रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ना। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चला था कि एक फॉर्मूला है C6H12O6 का, और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इन बाकी रिएक्शन से हमें यही पता चला। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराई तो क्या पता चला कि ये एक स्ट्रेट चेन है। जब आपकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, और HCN के साथ, तो क्या पता चला कि इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, फिर रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या पता चला कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। फिर रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या पता चला कि जो एक कार्बन के अलावा जो 5 कार्बन है उनके पास OH ग्रुप है। फिर रिएक्शन कराई गई यानी कि ऑक्सीडेशन किया गया, तो क्या पता चला कि जो 5 कार्बन के पास जो OH ग्रुप है वो कौन से हैं, आपके प्राइमरी OH ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपका डिज़ाइन हो गया था, किसका, आपके ग्लूकोज का। ठीक है, समझ में आया बच्चा। चलिए, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, उसका आपको स्टडी करना है बच्चा कि L और D कन्फर्मेशंस को आपको स्टडी करना है। L क्या होता है, लिवो रोटेटरी, यानी कि लेफ्ट में रोटेशन करता है मॉलिक्यूल। D होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि आपका पॉजिटिव का क्या मतलब है कि वो राइट में रोटेट करता है आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जैसे आपको दिख रहा है, आपका ये वाला जो OH ग्रुप है वो राइट में है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका D कन्फर्मेशन है। ठीक है, अभी और देखते हैं नीचे।
ठीक है, आपको ये दिख रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ही डिसाइड करता है, यही आपको बताता है कि जो आपका राइट में OH है इसका मतलब ये प्लस यानी कि डी कन्फर्मेशन है, आपका लेफ्ट में OH है यानी कि नेगेटिव यानी कि ये L कन्फर्मेशन है, यानी कि राइट D लेफ्ट L। समझ में आया बच्चा? ठीक है, इस तरह से आप पता करते हो कि कोई कन्फर्मेशन D है कि L है। ठीक है, चलिए इतना आपको पता चल गया। अब देखिए, अब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर में वही कराऊंगी क्योंकि वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग अपने नॉलेज के लिए रीड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बच्चा, आपने ही देखा ये OH राइट में है तो यानी कि आपका D कन्फर्मेशन है, ये रही आपकी D पॉजिटिव कन्फर्मेशन है, D पॉजिटिव ग्लूकोज है। अब आपको यहाँ पे सीखनी है अल्फ़ा एंड बीटा कन्फर्मेशंस। अल्फ़ा का क्या मतलब होता है कि जब आपका ये सेकंड वाला कार्बन का जो OH है अगर वो राइट में है तो वो अल्फ़ा है, और सेकंड कार्बन वाला, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं बच्चा, इन्होंने अच्छे से नहीं दे रखा आपके NCERT के अंदर, इन्होंने क्या किया है, वेट, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट कार्बन को बताया है। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन का यानी कि CHO वाला ही जो OH था जब वो राइट में आपका बनता है तो वो अल्फ़ा है, और अगर ये लेफ्ट में जाता है तो ये आपका बीटा होता है। ठीक है, राइट में है तो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका लेफ्ट में है तो ये आपका बीटा है। ठीक है, इस तरह से बनता है। अब देखो जो स्ट्रक्चर बनाया गया है साइक्लिक, वो कैसे बनाया गया है, आपका जो CHO का यहाँ पे CHO का जो डबल बॉन्ड O था ना, इस डबल बॉन्ड O को ब्रेक किया, और जो सेकंड वाले कार्बन का जो OH है ना, इस OH के बॉन्ड को ब्रेक किया। अब जो ये वाला O है वो तो देखो कैसे लगाया गया, देखो यहाँ से इस तरह से इससे ज्वाइन करके यहाँ पर लगाया गया, ये रहा वो ऑक्सीजन आपके पास, ये तो OH बन गया। कैसे, ये वाला जो H है ना, ये H चला गया ऑक्सीजन के पास तो ये रहा OH, और जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा लंबा बॉन्ड करके ऐसे शो कर दिया गया है कार्बन कार्बन के साथ। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखो ना, ये रहा ये स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक, पूरा का पूरा बंद हो गया स्ट्रक्चर, थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये है अल्फ़ा D ग्लूकोज के लिए क्योंकि ये राइट में आ रहा है, ये है आपका बीटा D ग्लूकोज के लिए क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है। समझ में आया बच्चा? ये भी कभी कभी एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है, और बनाने के लिए नहीं भी आए तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल जाए। ठीक है बच्चा, चलिए इतना आपको समझ में आया। ये है कंप्लीट इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरान से जो डिज़ाइन किया गया है। पायरान का क्या मतलब है, पायरान आपका एक स्ट्रक्चर है, इट इज़ पायरान। ठीक है, इसमें देखिए अल्फ़ा D पॉजिटिव और बीटा D पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। क्योंकि पायरान से बनाया गया है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, वहाँ ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स आपके राइट में थे, राइट का स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो भी आपके राइट में OH ग्रुप थे, जितने भी आपको ये OH ग्रुप दिख रहे हैं ना, ये वाले जितने भी आपको OH ग्रुप दिख रहे हैं राइट वाले, ये सभी के सभी आपके स्ट्रक्चर में जो अभी नीचे साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे ग्लूकोपायरानोज का, सारे राइट वाले नीचे की तरफ आएंगे, और जितने भी लेफ्ट वाले होते हैं ये सब ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, कैसे, देखो बच्चा, ये रहे जितने भी राइट वाले थे वो सब नीचे हैं, देखो ये रहे। ठीक है, और जो लेफ्ट वाले थे वो ऊपर है, और CH2OH को नंबर 6 कार्बन को एज इट इज़ लिख देते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, नीचे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी तो इसलिए ऊपर इसको ओपनली लिख दिया गया है। ऐसे आपका बीटा में किया है, जितने भी राइट वाले थे, जितने भी आपके राइट वाले थे वो तो नीचे की तरफ है, और जो लेफ्ट वाले थे वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है बच्चा, समझ में आ गया? तो ये ग्लूकोज यहाँ पे आपका एंड होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बच्चा, ग्लूकोज में आपका जो फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है वो तो एक एल्डिहाइडिक कार्बन होता है, फ्रक्टोज में आपका सेकेंड नंबर का कार्बन जो होता है वो कीटोनिक होता है, यानी कि इसका सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कीटोन है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है स्ट्रक्चर के अंदर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से लिया गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टोफ्यूरानोज अल्फ़ा, पहले D देखो, D नेगेटिव है और ये भी D नेगेटिव है। ठीक है, D मतलब आपका राइट में आपका ये OH आ रहा है। ठीक है, अल्फ़ा का क्या मतलब है, ये वाला OH देखो राइट में है। बीटा का क्या मतलब है कि वाला OH आपका लेफ्ट में है।
जैसे ऊपर आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका वही है ग्लूकोज वाला। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए वही सेम है, आपके जितने भी ऊपर वाले जो OH ग्रुप थे वो सभी के सभी नीचे आए हुए हैं और लेफ्ट वाले कहाँ हैं, आपके ऊपर की तरफ है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद आपको करना है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपकी ज्वाइन होती हैं एक ऑक्सीजन के साथ, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोला जाता है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को ज्वाइन करके बनता है। इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बच्चा। ठीक है, फिर है आपका माल्टोज। माल्टोज के लिए देखिए एक यूनिट आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की चाहिए और दूसरी यूनिट भी आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की होनी चाहिए, बट इसका C1 कार्बन C4 कार्बन से अटैच होता है विद अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इजी है, याद करेंगे हो जाएगा बच्चा। लैक्टोज के लिए देख लीजिए, लैक्टोज का आपका बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज की एक एक यूनिट है। इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड होता है। ठीक है बच्चा, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, अमाइलोज का देख लीजिए काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ऐसे आपका अमाइलोपैक्टिन है, सेलुलोज है, इनको भी कुछ भी करने की छेड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन पे। ये प्रोटीन का ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। अल्फा अमीनो मतलब सॉरी नॉट अल्फा, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। अमीनो एसिड की बहुत सारी चेन होती हैं, या फिर ये कह सकते हो कि अमाइन ग्रुप की और COOH की बहुत सारी चेन होती हैं जो अटैच होकर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये रही आपकी COOH और NH2 की यूनिट। ठीक है, ओके बच्चा, ये है आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपको दे रखे हैं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं आते, ये बायो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स आपके बॉडी में बनते हैं वो तो होते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि बाहर से लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, बॉडी में ही अपने आप बन रहे हैं। विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जिन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, मतलब डाइट में होने ही चाहिए आपके, वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बॉडी में जो चीज़ ऑलरेडी है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मीन्स नॉन एसेंशियल, और जो चीज़ बॉडी में है नहीं है, बाहर से लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज्यूटर आयन। ये मैंने बना के दिखाया था आपको अमाइन चैप्टर के अंदर, वैसे ही यहाँ पे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ये एक आपका अमीनो एसिड है, यहाँ से H ब्रेक डाउन होगा और नाइट्रोजन की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो ये बन गया आपका ज्यूटर आयन। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बस इंपॉर्टेंट ये है जानने के लिए, थ्योरी में क्वेश्चन आता है एक, कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो तो आपका सिंपल एक सिंगल चेन है, जिसे आप प्राइमरी स्ट्रक्चर मान सकते हो। ठीक है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये दो में डिवाइडेड है, एक अल्फा हेलिक्स में। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, जो कि प्राइमरी की तरह दिखता है आपको, लेकिन एक कोइल्ड स्ट्रक्चर है। इट्स अ कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसकी जो बॉन्डिंग है वो CO और NH के बीच है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर आपको। सेकेंड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बीटा प्लेटेड शीट्स। अब देख रहे हो इस तरह से 3 आपकी चेन अटैच हो गई और यहाँ पे फर्दर अटैचिंग है अभी, यानी कि बहुत बड़ी चेन है जो आपके एक एक यूनिट आपकी ज्वाइन हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इट इज़ अ बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, टर्जरी स्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा कोइल्ड होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए ज़रा। ये देखिए, प्राइमरी तो सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी में देखिए आपकी कॉइलिंग हो जाती है, टर्जरी में देखिए जब 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर्स आपके अटैच होते हैं तो इन्हें बोलते हैं टर्जरी स्ट्रक्चर्स। और क्वाटर्नरी कौन से होते हैं? जब टर्जरी ही बहुत सारी यूनिट्स ऐसे कोइल्ड आपके ज्वाइन हो जाए तो ये होती हैं आपके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चा, समझिए रियल स्ट्रक्चर्स देखो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जो बॉडी के अंदर मिलते हैं, समझ में आया बच्चा। इसके बाद एंजाइम्स है। एंजाइम की डेफिनेशन एग्जाम में 1-2 नंबर में आ सकती है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वो केमिकली
केमिकल्स होते हैं एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि रिएक्शंस के सीक्वेंस को प्रोसीड करते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, और अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। ये आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, दीज आर बायो कैटलिस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ इसमें बायो के बच्चों के लिए है जो आपको नहीं देखनी है। विटामिन्स भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं आपके ADE के, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में वॉश करने से या पानी में जाते ही घुल जाते हैं, वो विटामिन B और विटामिन C होते हैं। कहते हैं ना सब्जियां ज़्यादा वॉश करने से क्या होता है, आपके B और C विटामिन्स आपकी सारे वहीं पे वेस्ट हो जाते हैं। ये सारे विटामिन्स की आपको दे रखी है, बचपन से आप इन्हें पढ़ते आ रहे हो, एक बार नज़र मार लीजिएगा बस, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड आप दो तरह के पढ़ते हो, DNA RNA। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बच्चा, सिंपल है, ठीक है। ये सारे टाइप्स आपको दे रखे हैं, बस ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड वो होता है जहाँ पे आपकी कोई यूनिट अटैच होती है विद द बेस 1 पोजीशन ऑफ द शुगर, ठीक है, बेस 1 की जब यूनिट अटैच होगी आपकी शुगर की, दैट इज़ योर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है बच्चा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं रह गया इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। हॉर्मोन्स आपके केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में स्टिमुलेट होते हैं, है ना, सीक्रेट होते हैं आपके प्रॉपर फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब देखिए चैप्टर हमारा इस तरह से एंड हो गया बच्चा, ठीक है। नाउ पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया है बच्चा। एक टॉपिक और था इसके अंदर जो रह गया है, दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचर्ड होना, यानी कि जो आपकी कोइलिंग थी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, उसकी अनकोइलिंग कर देना, उसको सीधा कर देना। कैसे करते हो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और pH। इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, एग का बॉईल करना। एग को अगर आपने बॉईल किया तो उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा क्योंकि आपने टेम्परेचर दिया है उसको, तो दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आता है, ठीक है बच्चा। चलिए ये वीडियो आपकी एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।